हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के बारे में परसेंटेज की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक कल हमने पढ़ा था उन कंसेप्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट हो गए थे, उसके बाद का कंसेप्ट आज हम शुरू करेंगे। तो कल हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पॉपुलेशन रिलेटेड पढ़ा था, पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेप्रिसिएशन को लेके। इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा वो था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने पहले पढ़ा, अगर वैल्यू चेंज हो रही है बाई ए, उसके बाद लगातार बाई बी हो रही है, देन द नेट वैल्यू जो है हमारे चेंज की वो क्या रहेगी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। हमने यहाँ पर देखा दो टू इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों दोनों वैल्यू जो है परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो हमारा फार्मूला कैसे लगेगा। उसके बाद हमने देखा हमारी एक वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू घट रही है, तो कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो तीसरी कंडीशन बनती है, दोनों वैल्यू अगर हमारी क्या होंगी, घट रही होंगी, तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। ए की जगह माइनस ए लिख देंगे, बी की जगह माइनस में, ए की वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी, बी की वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी। तो ये सेम फार्मूले में है, इसमें हमने सिर्फ बी देखो माइनस में लिया था, यहाँ पर ए भी माइनस लेंगे तो दोनों डिक्रीज का भी हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कल छूट गया था वो हम आज उसको देख लेंगे। वो है हमारा जब अपनी वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू जो है सेम रहेंगी। ठीक है, सेम वैल्यू, यहाँ पर हमारा जो होगा सेम वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, सेम वैल्यू का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर सेम वैल्यू का डिक्रीज होगा तो क्या होगा। देखो सेम वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट था। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था एक वैल्यू कम हो रही है या बड़ी हो रही है, ये दोनों या बढ़ रही है या दोनों घट रही है। तो उसमें हमारा ये नहीं था कि जो पहली वैल्यू बढ़ रही थी तो दूसरी भी उतनी ही बढ़ रही है। तो वो आज हम सेम वैल्यू का देखेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मानते हैं x परसेंटेज से अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, एरो की ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी वैल्यू है सेम x परसेंट है वो डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में जो हमारा फार्मूला है वो क्या होगा। तो इस केस में देखो ऐसा जब होगा जब सेम वैल्यू x परसेंट से बढ़ेगा, x परसेंट से घटेगा, तो इसकी जो परसेंटेज चेंज होगा, इसका क्या होगा, परसेंटेज चेंज जो होगा इसका हम आपको याद रखना ये ऑलवेज डिक्रीज होगा, जो आंसर होगा हमेशा डिक्रीज में रहेगा। तो ऐसे में एक वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, दूसरी घट रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो परसेंटेज चेंज रहेगा वो डिक्रीज रहेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, परसेंट, तो ये आपका सारा जो किस में आ जाएगा, परसेंट में। तो ये था सेम वैल्यू जब अपना दोनों एक वैल्यू बढ़ रही हो एक घट रही हो, तो ऐसे में जो अपनी वैल्यू जो होती है हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, इसके साथ हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हमारी प्राइस एक आर्टिकल है। ठीक है, हमारा एक आर्टिकल है, प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस जो है हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। आर्टिकल का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। ठीक है, आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, 10% से उस आर्टिकल का प्राइस बढ़ गया, एंड देन उसके बाद फिर क्या हुआ, वही प्राइस जो है उतना ही परसेंट रिड्यूस्ड बाय 10%, और 10% से उसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, घट गया। तो अब हमें नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज जो होगा वो कितना आएगा। तो हमने फार्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर कितना परसेंट घट रहा है, बढ़ा, दोनों वैल्यू सेम है, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 10 का स्क्वायर हो गया मीन्स 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 10 10 से कितना होता है 100, तो 100 ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100। 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1%। तो ये वैल्यू जो है अपनी 1% जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये कंसेप्ट था कल का जो हमारे पीछे कंसेप्ट से रह गया था। उसके बाद हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के रिलेटेड देखा था, अगर हमारी ग्रोथ होगी तो फार्मूला क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन डेप्रिसिएशन होगी तो क्या होगा। इसमें पी जो है इनिशियल पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी होगी, रेट ऑफ ग्रोथ या डेप्रिसिएशन होगा, एन जो है टाइम इन ईयर्स में दिया होगा। इसका हम आज एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ ए टाउन, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है बाय 10%। ठीक है, एक पॉपुलेशन की 10% इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर, हर साल उस हर साल जो है एवरी ईयर, हर साल उस टाउन की पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है। अगर इफ़ जो अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उस टाउन की अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो है 20,000। ठीक है, अभी उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 20,000। ठीक है, व्हाट विल बी पॉपुलेशन, ठीक है, व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर
2 ईयर, तो 2 साल के बाद वहाँ की पॉपुलेशन जो है क्या होगी, ठीक है। अभी देखो 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अपना क्या दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो अपना फार्मूला क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आएगा, क्योंकि ग्रोथ हो रही है r डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर n, यही फार्मूला रहेगा। यहाँ पर p अपारा हमारा p क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, गिवन जो दिया हुआ 20,000, तो हमारी जो है 20,000 पॉपुलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस r, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 10% से, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर n, n क्या है यहाँ पर, ईयर, मतलब हमारा n क्या है, ये देखेंगे तो टाइम्स इन ईयर। तो यहाँ पर देखेंगे कितने साल के बाद निकालना है, हमें निकालना है 2 ईयर के बाद, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 20,000 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 1 + 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 100 और 1 का एलसीएम 100 आ जाएगा, ठीक है। हम इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ 100 प्लस 10 1 10 इजकल टू, ये कितना हो गया 110, 110 अपन 100, यहाँ पर हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 पावर 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर देते हैं, 110 अपन 100 की पावर 2, इट मीन्स ये अपने आप में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम डिवाइड का काम करेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, राइट से 0 2 0 काटे, इसका और इसका 2 0 काट दिया, ठीक है। यहाँ से राइट से हमने 2 0 काटे, इसके राइट से 2 0 काट दिए। यहाँ पर आप देखेंगे क्या बच गया, 200 मल्टीप्लाई में, यहाँ से बच गया 11 और यहाँ से बच गया 11, 11 और 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 121 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 242 और 2 0 एज इट इज़ लग जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस टाउन की 20,000 पॉपुलेशन थी, 2 साल के बाद जो है वो 24,200 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन का। तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट जो रहेगा वो कुछ फार्मूला बेस्ड रहेंगे, कुछ फार्मूला रहेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारा रहेगा वो है, देखो, इफ़ अगर प्राइस जो है इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है बाई R%, हम मान के चलते हैं R% किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, तो कंजम्पशन जो है, तो कंजम्पशन मस्ट डिक्रीज, तो कंजम्पशन जो है उसका इस्तेमाल जो है उसका घटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिक्रीज बाय कितने परसेंट से घटेगा, वो घटेगा x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100, तो इतने परसेंट से वो हमेशा उसकी परसेंटेज जो है वो घटेगी। देखो इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, देखो इसका कहना कि अगर एक प्राइस है किसी चीज़ की, अगर वो बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज़ जो हैं हर रोज़ मिलते हैं, कुछ भी आपको 100 रुपीज़ हर रोज़ मिलते हैं, आप उसके 10 चॉकलेट्स लेते हैं खाने के लिए, ठीक है, रोज़ लेते हैं। अगर देखो चॉकलेट की प्राइस बढ़ गई, अब 100 में आपको 10 चॉकलेट आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस बढ़ने पे अब आपको 9 ही चॉकलेट मिलेंगी। तो यहाँ पर देखना, अगर ये बोल रहे हैं प्राइस बढ़ गई है, अब चॉकलेट की क्या हुआ, पहले 10 आ रहे थे, प्राइस बढ़ गई, अब 9 ही आ रहे हैं, तो बाई R%। अब बोले कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज, अब आपको देखो हर रोज़ 100 रुपया ही मिलता है, ठीक है। अब आप 10 चॉकलेट ले नहीं सकते 100 रुपये की, तो अब आपको मजबूरी है आपकी, आपको 9 ही चॉकलेट लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब जो 100 के चॉकलेट जो हैं 9 ही आ रहे हैं। अगर आप 10 लेंगे तो आपका जो वैल्यू है, बिल जो है वो 100 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन 100 रुपये आपके पास है नहीं, 100 से ज़्यादा है नहीं, आपके पास 100 ही है। तो इसलिए देखो प्राइस बढ़ी तो आपका 100 रुपये में जितने 10 आते थे, आपको उनको कंजम्पशन इस्तेमाल जो है आपको घटाना पड़ा। पहले आप 10 ले रहे थे, अब आपको 9 ही लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। वही इस कंसेप्ट का मतलब है, इफ़ प्राइस इज इंक्रीज बाई R%, अगर किसी चीज़ की वैल्यू की प्राइस जो बढ़ गई है R% से, तो उतनी ही उसके कंपैरिजन में जो कंजम्पशन है मस्ट बी डिक्रीज्ड बाई ये फार्मूले से x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस परसेंटेज से उसकी जो प्राइस है, कंजम्पशन जो है घट जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट इसका है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस जो है बढ़ गई थी, अब हम इसका उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मैं थोड़ा, हाँ ये हो गया, तो ये यहाँ पर था, तो ये जो हमारा आएगा ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगी डिक्रीजिंग इन द कंजम्पशन। तो ये अपना जो कंजम्पशन है उसमें जो है कमी होगी अपनी प्राइस बढ़ने की वजह से। तो ये कंसेप्ट था अपना इंक्रीजिंग, प्राइस बढ़ रही है, कंजम्पशन घट रही है। तो इसी के साथ अपना जो दूसरा कंसेप्ट आएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। अब देखो, अब इसका उल्टे उल्टे की बात करते हैं। अभी हमारा क्या हो रहा था, हमारी प्राइस बढ़ी थी तो कंजम्पशन घटी थी, अब हमारा जो है इसमें प्राइस घटेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्राइस इज रिड्यूस्ड,
ठीक है। हमारी यहाँ पर प्राइस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है बाय, हम मान के चल रहे हैं x% से जो प्राइस जो है वो घट रही है। ठीक है, अब इसका सेम कंसेप्ट ले लो। देखो, अब देखो 100 रुपये के 10 चॉकलेट आ रहे थे, अब आपको 100 रुपये के 10 चॉकलेट आते थे। ठीक है, अब क्या कहें कि इस एक चॉकलेट की प्राइस घट गई, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेंगे तो आपको 100 रुपये के 11 चॉकलेट आएंगे। ठीक है, अब जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जो चीज़ ले रहे हो ज़्यादा आएगी, तो प्राइस जो क्या है 10x% से घट गई, तो इसमें हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो कंजम्पशन है, पहले आप 10 चॉकलेट ले रहे थे, तो आपको आप जो लेंगे कंजम्पशन में बढ़ावा हो जाएगा, यानी अब आप कितने चॉकलेट ले जाएंगे, अब आप 11 चॉकलेट ले जाएंगे। तो ये हो गया इसका उल्टा। ठीक है, यहाँ पर कंजम्पशन में जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारा कैलकुलेशन करेंगे, जो इंक्रीज़ इन कंजम्पशन आएगा, इंक्रीज़ इन कंजम्पशन, ठीक है, इंक्रीज़ इन कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यही सेम रहेगा, x डिवाइडेड बाई 100। अब देखो यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, प्लस क्या, यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो माइनस x कर देंगे x% से, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये हमारा इंक्रीज़ इन कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके रिलेटेड, तो वो आपको इस मेथड से करने हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और है जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वो इसी कंसेप्ट के रिलेटेड ही है, एक सेम ही कंसेप्ट है, बस पूछने में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पर इनका देखो पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। इफ़ अगर आपको पूछा जाए ए जो है इज़ x% मोर देन बी, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया, देखो कंसेप्ट सेम है, बस लैंग्वेज पूछने की लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर ए जो है x% मोर देन बी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ए जो है x से कुछ परसेंट ज़्यादा है, तो b जो है x से ऑटोमेटिकली, देखो ए अगर b से ज़्यादा तो a अगर b से ज़्यादा तो b क्या होगा, a से कम होगा। यही पूछे a इज़ x% मोर देन b, देन b क्या होगा, तो b कितना कम होगा, b होगा कम, कितना परसेंट ज़्यादा है, x% डिवाइडेड बाई 1 प्लस x%। ठीक है, कितना आएगा 1 प्लस x%। ये कब है, जब a क्या पूछा, a है मोर देन, b पूछा है, यानी b कम है, जब b कम है तब का ये फार्मूला। देखो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x% क्या होगा ये। ठीक है, अब मैं इसको 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 को अगर सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे एलसीएम, तो 1 इंटू 100 एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस इसका क्या हो जाएगा x, कितना 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की जगह हम ये लिख सकेंगे, x यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100। जब ये तीन टर्म बन जाएंगी, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो हम 1 मान देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइडेड ये हो रहा है, तो ये मतलब कैसे हो रहा है, x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाई, आगे क्या हो रहा है, डिवाइड इसमें क्या हो रहा है 100/1। ठीक है, 100/1, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। हाँ, तो ये क्या है, x के डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वैल्यू, ये अपनी जो ये वैल्यू आई, यानी x प्लस 1/x जो है डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस x/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 100, इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। ये मैं सॉल्व करके लिए इसीलिए बता रहा हूँ आपको, जनरली आपका जो फार्मूला है वो आपको यही याद रखना है। ये हो जाएगा आपका x, यहाँ से आ जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका b का। ठीक है, अब जब आप पिछले पिछले अभी फार्मूला जो देखा, यहाँ पर देखो ये बोल रहा है ए इज़ इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज, तो जो पहला आर्टिकल है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स ए अगर बी से बड़ा है तो बी कितना कम होगा, यही है, क्योंकि जो एक आर्टिकल की प्राइस बढ़ी तो दूसरे में जब उसको कंपैरिजन करेंगे उसका जो कंजम्पशन होगा क्या होगा, घटेगा। तो ये वही कंसेप्ट है, एक अगर ए जो है x% मोर देन बी है तो बी उससे कितना कम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट दोनों सेम है, बस पूछने का मेथड अलग है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका दूसरा कंसेप्ट क्या बनेगा, अब उल्टा पूछा जाएगा। अगर बोलेंगे ए, इफ़ ए जो है x% जो है लेस देन बी है, अब उल्टा हो जाएगा, अब क्या है, हमारा रेट घटेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर ए जो है इज़ लेस देन x% लेस देन बी है, तब हमारा बी जो है ए से कितना बड़ा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x% बड़ा है तो x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 तो x में क्या हो रहा है, प्लस, पहले क्या हुआ था, प्लस हुआ था, अब x ए जो है लेस देन है तो माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा, x होगा और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो ये है
फॉर्मूला। तो ये मोस्टली आपको ऐसे पूछा जाता है, तो कभी-कभी जो है इस कंडीशन में भी पूछा जाता है। तो कंसेप्ट सेम ही है ये, बस इनको लैंग्वेज पूछने का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा-सा अलग है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और छोटा-सा कंसेप्ट है, उसको देखते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन में ही आएगा, हम क्वेश्चन के साथ-साथ कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। तो इन एन एग्ज़ाम, ठीक है? एक एग्ज़ाम की बात हो रही है। एग्ज़ाम में A% बच्चे जो हैं, A% स्टूडेंट जो हैं फेल हो गए, ठीक है? इन मैथ्स। तो मैथ सब्जेक्ट्स में A% स्टूडेंट जो हैं फेल हो गए एंड B% जो स्टूडेंट थे वो फेल हो गए इन इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश। तो A% स्टूडेंट फेल हो गए मैथ में, B% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए अपने इंग्लिश में। अगर इफ़ C% जो स्टूडेंट हैं, कितने परसेंट? C% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए, फेल्ड इन बोथ एग्ज़ाम, ठीक है? बोथ सब्जेक्ट, बोथ बोथ सब्जेक्ट। तो C% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। A% मैथ में फेल हुए, B% इंग्लिश में फेल हुए, C% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो उसके बाद आपको बताना है देन फाइंड अपने जो पास्ट स्टूडेंट हैं, ठीक है? पास्ट स्टूडेंट वो कितने होंगे, ठीक है? पास्ट स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है? बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से इतने कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, ठीक है? इसका सिंपल फार्मूला रहेगा पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो जो दोनों सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास हो गए हैं उनका फार्मूला देखो, सारा परसेंटेज कितना रहेगा? 100 रहेगा, ठीक है? अब हमें पास वाले निकालने हैं, हमें सारा जो डेटा दिया वो किसका दिया? फेल वाला दिया है। टोटल हमारा 100 होगा, 100 में से हम फेल वाले स्टूडेंट निकाल देंगे, ठीक है? सबसे पहले हम वो स्टूडेंट निकालेंगे जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ए, ठीक है? उसके बाद वो स्टूडेंट निकालेंगे जो बी में फेल है, इन 2 को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों एक-एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है? उसके बाद हमें वो स्टूडेंट बी, तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हैं, देखो फेल तो हैं, लेकिन दोनों में फेल हैं। अब देखो दोनों में जो स्टूडेंट फेल होगा 2 बार काउंट हो जाएगा, या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट दोनों में फेल हैं, उनको हम माइनस कर देंगे और जो हमारा आंसर रहेगा, वो आंसर रहेगा हमारा पास का। पास जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। देखो एक बार फिर से देखो, हमारा ऑल ओवर परसेंटेज कितना 100 पे रहेगा, 100 में से हम माइनस करेंगे। हम माइनस क्या करेंगे? वो बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, हमें क्या निकालना है? पास स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट। हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो ए वो परसेंटेज है दो एक सब्जेक्ट में फेल है, बी जो वो है वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल है। देखो ए तो एक जो एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो तो बार माइनस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें कौन से चाहिए? दोनों में पास वाला है, वो भी माइनस होगी। अब ऐसे स्टूडेंट जो बी में फेल है तो वो भी, ठीक है? ए और बी के प्लस कर दिए और इनमें से वो घटा दिए सी जो दोनों में फेल है। दोनों में फेल यानी एक बार ए में काउंट हो गया होगा, फिर से बी में काउंट हो गया, इसलिए हम C% को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है। दोनों में बार-बार काउंट होंगे तो हम इनको माइनस कर देंगे तो वो वापस से एक बार पे आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था अपना कि बोथ पास जो है बोथ सब्जेक्ट में हुए हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ इसी पर एक हम अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है व्हाट इज 37.5% ऑफ 800। तो ये क्वेश्चन है हमारा 35% ऑफ 800। तो आपको बताना है 37.5% ऑफ 800 कितना होगा, ठीक है? तो देखो ऑफ है, ऑफ का मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई करना है। आप 37.5 लिखेंगे, ठीक है? 37.5 ऑफ का आ गया मल्टीप्लाई, देखो परसेंट है तो इसमें डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है? आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो 37.5 है, नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन डेसिमल में है तो आपको दिक्कत आएगी। डेसिमल को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 375 नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, जहाँ पर डेसिमल है उसका 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 0 लगाएंगे, ठीक है? 100 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है तो 100 ऑलरेडी डिवाइड में ही रहेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 800। तो राइट से न्यूमरेटर के 2 0 गए, राइट से डिनोमिनेटर के 2 0 गए, ठीक है? अब यहाँ से हमारा एक देखो 10 जो है, यहाँ से हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 5 को इसको डिवाइड करते हैं 37 को, ये हो जाएगा 75 5 ज़ा 375, ठीक है? यहाँ बच गया 2 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से क्या बच गया 75 और दोनों न्यूमरेटर में है तो इंटू 4, ठीक है? ये बच गया। अब जब 75 चौके 300, तो यहाँ पर आपका जो है 800 का 37.5% जो है वो 300 होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20% ऑफ x इक्वल टू 90, ठीक है? इफ
अगर 20% x का 90 है, ठीक है, देन हमसे पूछा गया है देन फाइंड x, हमें पता लगाना है कि x कितना है, ठीक है। फाइंड x, आप कुछ नहीं करेंगे, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 20%, तो 20% हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 90। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो यहाँ पर आप x ले लेंगे इक्वल टू, देखो x के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पी बाई क्यू की फॉर्म में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और पी बाई क्यू की फॉर्म में, उस इक्वल टू के उस सेट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी की फॉर्म में, मीन्स 90 ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, बी 5 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इजकल टू 90 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 450। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा 450। तो 450 का 20% जो है वो 90 होता है, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 5% मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई 50%, 50% मीन्स 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 500 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर देखो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर के राइट से 2 0, डिनोमिनेटर का राइट से 2 0, न्यूमरेटर का राइट से 1 0 और डिनोमिनेटर का राइट से 1 0, इतना हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है, अब हम लिख देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, एक 5 ये बचा, दूसरा 5 ये बचा, तो न्यूमरेटर में अपना 5 इंटू 5 हो गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखेंगे तो अब बच गया 2, ठीक है, ये बच गया। अब 5 5 कितना होता है 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, 12.5, तो 12.5 जो है आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली में पूछा क्या था, देखो सबसे पहले हम 500 एक नंबर है उसका 50% लेंगे, वो कितना हो जाएगा, और उस 50% का 250, देखो अगर हम ऐसे देखेंगे तो 500 है, 500 का 50% कितना, मतलब 500 का आधा कितना हो जाएगा 250। तो अब 250 का 5% पूछा है, इसका 5% पूछा है, इसका 250 का जब 5% लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1250। तो आपको किसी भी सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना है जो मैंने सिखाया है। 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50%, 50 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 500। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा ऐसा भी पूछा जाएगा, इफ़ 30%, ठीक है, 30% ऑफ 160, अगर 30% जो है 160 का वो किसके बराबर है, वो है x% ऑफ 960 का, ठीक है। 160 का जो 30% वैल्यू होगी वो होगी x% ऑफ 960 की। तो यहाँ पर हमें फाइंड x, यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकालना है x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो एज इट इज करना है। 30% मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई 160, ठीक है, बीच में इक्वल टू लगा, एज इट इज इक्वल टू लगेगा। x% x डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है 960, तो 960 एज इट इज, ठीक है। इतना हो गया 960, इतना हो गया। देखो अब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तो एक टर्म एज इट इज, ये दूसरी टर्म है एज इट इज। अब यहाँ पर देखो हमें x निकालना है, x के साथ ये वैल्यू जो है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी साइड ले जानी है, सिंपल इतना करना है। 30 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज आ गया, इंटू ये 160 जो है एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x के साथ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 960, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 960। यहाँ पर x के साथ 100 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू x। तो यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू आपकी सिंपल आ गई, 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 960। मैंने एज इट इज लिखा, सिर्फ x को ही साइड लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में 1 0 राइट से, न्यूमरेटर में 1 0 राइट से, ठीक है। अब 100 में राइट से 2 0 जाएंगे, इधर भी राइट से 2 0, एक राइट से 0 इसका ले लेंगे, एक इससे ले लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से बचा 30 डिवाइड में कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ से बच गया 16 मल्टीप्लाई, देखो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई नीचे बच गया 96। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, यहाँ पर देखो 16 के टेबल में 96 आ रहा है, 16 6 96, तो यहाँ पर अपना क्या बच गया, अब न्यूमरेटर में देखेंगे 30 इंटू 1, 30 इंटू 1 30 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में बच गया 6, 6 1 6, 6 5 30। तो यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू है, हमारा जो x की वैल्यू है वो आ गया 5। तो यहाँ पर जब आप देखो 160 का 30% जो वैल्यू होगा वो 960 का 5% वैल्यू के बराबर होगा। देखो इसको वेरीफाई करते हैं कैसे, 160 का 30%, 160 का 30%, 30% कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 160, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट से एक जीरो, राइट से एक जीरो, राइट से एक और जीरो, राइट से एक जीरो, ठीक है। ये हो गया 16 इंटू 3, ठीक है, 16 3 48, ठीक है। तो ये हो गया 48। अब हमें
एक्स हमारा कितना है 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है 5 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मल्टीप्लाई बाई 960, यानी 960 का 5%। राइट से एक जीरो, राइट से एक जीरो, 5 1 5, 5 2 10, 2 एकम 2, 4 दूने 8, 16, 8 दूने 16, तो ये कितना हो गया 48। अब आप देखेंगे ये दोनों जो है 48 इक्वल टू 48 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है। 30% जो 160 का है वो x परसेंट ऑफ 960 के बराबर है, तो x जो है कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला x जो है 5% है, तो 960 का जो x परसेंट होगा वो 30% ऑफ 160 के बराबर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन का लॉजिक समझें, बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 32%, तो 32% मीन्स 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/8, ठीक है। इसको आप कुछ नहीं लेना, बस 3/8 मीन्स 3/8 एज इट इज। 3/8 क्या मतलब 3/8 पार्ट। अब अगर 5000 के 8 हिस्से करेंगे उसमें से 3 हिस्से लेने, वो आ गया 3/8। तो 3/8 किसका ऑफ मल्टीप्लाई और किसका 5000 का, ठीक है। यह आ गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3/8 ऑफ, देखो जैसे मानो आपके पास 100 है, 100 में आपको पूछा जाएगा 1/4 ले लीजिए, ठीक है। 1/4 मीन्स पहले हम 100 के 4 हिस्से करेंगे, 100 के 4 हिस्से करेंगे तो 25 25 4 हिस्से आ जाएंगे, उसका एक हिस्सा लेना, यानी 25 डिवाइडेड बाई 100। मैंने क्या किया 100 में से एक हिस्सा ले लिया, ठीक है। तो यही है 1/4। अब यहाँ पर 25 से कम 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 1/4। यही मैंने किया 100 के 4 हिस्से की, उसमें से एक हिस्सा ले लिया, 100 के 4 हिस्से किए 25 25 ले लिया, 25 एक हिस्सा है तो 25 डिवाइडेड बाई 100। वही इसमें पूछा कि 5000 का 3/8वां हिस्सा, यानी 5000 के 8 हिस्से करेंगे उसमें से 3 हिस्से लेंगे, तो 3/8 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है। सिंपल मैंने उसी की भाषा में लिखा है। देखो जैसे यहाँ पर हमें था 100 का 1/4 लेना है, 1/4 इंटू 100, यानी 100 के 4 हिस्से करेंगे उसमें से एक हिस्सा लेना है। अब देखो 100 एकम तो 100 हो गया, यहाँ पर 100 एकम 100 आ गया, डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 5 चौके 100, तो यहाँ पर आपको पता चल गया एक हिस्सा कितना है 25। वही सिंपल हमने किया है 3/8, 3/8 ऑफ 5000 को 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3/8 हिस्सा आ जाएगा, उसका 32% ऑफ से मल्टीप्लाई आ गया, 32% 32/100 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में राइट से 2 जीरो, न्यूमरेटर में राइट से 2 जीरो, ठीक है। 8 1 8, 8 4 32। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, बस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर को एज इट लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 50। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 5 60, 60 ये आ जाएगा, तो 1 0 एज इट इज 60 600। यहाँ पर जो है 32% 3/8 5000 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे परसेंटेज के रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वहाँ से मैंने उठाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो भी, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसका कंसेप्ट समझिए। तो इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। आप देखो, आप समझो माई इनकम, मेरी जो इनकम है वो है 1200 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, लैंग्वेज में पूछा जाता है। मेरी जो मंथली इनकम है 1200 पर मंथ, 1200 जो इनकम है 1200 रुपये मेरी मंथली इनकम है, ठीक है। इफ़ आई सेव 20% ऑफ इट, मतलब मैं 1200 का 20% जो है एवरी मंथ, आई सेव 20% ऑफ इट एवरी मंथ, ठीक है। मैं हर महीने 1200 का 20% जो है वो सेव करता हूँ, बचाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा गया है हाउ मच आई शैल सेव, ठीक है, इन 1 ईयर, इन ए ईयर, ठीक है। एक साल में मेरे पास कितने पैसे की बचत होगी, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो 20% ऑफ किसका, इट मीन्स जो आपकी पेमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 20% ऑफ 1200, ये मंथली सेविंग है, ये क्या है मंथली सेविंग, SAVI मंथली सेविंग। तो मेरी मंथली सेविंग क्या आ गई 20% ऑफ 1200, तो 20% ऑफ 1200 का मतलब क्या होगा 20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाई कितना 1200 ऑफ का मल्टीप्लाई बाई राइट से 2 जीरो, राइट से 2 जीरो, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक क्या हो जाएगा 20 इंटू 12, तो 12 दूनी 24, 240। तो 240 रुपये जो हैं वो मेरे मंथली सेव होंगे। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया कि मेरे जो है हाउ मच आई शैल सेव इन ए ईयर, तो एक साल में मैं कितना अमाउंट जो है सेव करूँगा वो निकालना है। अब मैं निकालूंगा ईयरली सेविंग, ठीक है। ईयरली सेविंग सिंपल है। अब अगर महीने का मैं 240 रुपये सेव करता हूँ तो साल में कितने महीने आएंगे 12। जब मैं 240 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, देखो 240 को जब मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में जीरो है, जीरो को एज इट इज लिखेंगे, 12 का टेबल 4 तक, 12 चौके 48, ठीक है। 48 का आ जाएगा 8, 48 का आ गया 8 हासिला 4, ठीक है। 12 दूनी 24, ठीक है, 24 4 28,
तो मेरे पास साल के बाद जो है 2880 रुपये जो हैं वो मेरे पास सेविंग होगी। तो ये कंसेप्ट था लैंग्वेज टाइप में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास एक कंसेप्ट और बच गया है, वो मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर पेज कम हो गए, हम इस पेज को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट परसेंटेज से बच गया है, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट है क्वेश्चन के रिलेटेड ही मैं समझा दूंगा। इन ए एग्ज़ाम, ठीक है, एक एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क्स, तो एक एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स जो हैं इज़ 35%। तो एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 35% चाहिए, ठीक है। तो उसमें से आपने लिए ए गेट कितने परसेंट, 80 मार्क्स, ठीक है। उसको मिले 80 मार्क्स, ठीक है। और वो फेल हो गया, एंड फेल बाय 25 मार्क्स। कंसेप्ट को समझना है। मार्क्स, MAR के मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। 25 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है फाइंड टोटल मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। तो अब हमें ये पता लगाना है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना है। क्या पूछा, एग्जामिनेशन, ठीक है, पास मार्क्स थे 35%। तो ए गेट उस मतलब जिसका एग्जाम था उसने लिए 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स लेने के बावजूद वो 25 नंबर से फेल हो गया। तो हमें ये पता लगाना है कि उसमें जो उस एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो देखो, इसका फार्मूला परसेंटेज में सबसे पहले आप 100 लिख लेंगे, ठीक है। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखना ध्यान से। सबसे पहले हमारे जो उसने मार्क्स लिए, हम टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं, 100 होंगे। 100 में से उसने मार्क्स कितने लिए, 80 मार्क्स लिए। तो 80 मार्क्स लेने के बावजूद वो फेल हो गया, ठीक है। कितने से फेल हुआ, प्लस 25। 80 तो उसने लिए लेकिन 25 से फेल हो गया। अगर वो 25 और ले लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 100 मार्क्स थे, मल्टीप्लाई करो मैं 80 मार्क्स, वो मार्क्स जो उसने लिए प्लस 25 और अगर ले लेता तो पास हो जाता। और कितने में से, 35% में से। तो ये आ गया 35%। एक्चुअली देखो 35%, ठीक है, ये आ गया 35%। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 80 और 25 100, 105, 100 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300। यानी टोटल मार्क्स जो थे 300 थे। 300 में से उसने 80 मार्क्स लिए और 25 मार्क्स से फेल हुआ। देखो, अगर इसको मैं जनरली एक तरीके से लेता, टोटल मार्क्स निकालना है, ठीक है। अपना परसेंटेज इज टू पार्ट, ठीक है, अपॉन होल, ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, उसने कितने मार्क्स पास, मतलब उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 35%, ठीक है। और उसने लिए कितने, 80 मार्क्स लिए, ठीक है। 80 मार्क्स लिए लेकिन फेल हो गया, कितने मार्क्स से, 25 मार्क्स से। तो ये जो 80 तो उसने ले लिए, 25 से फेल हो गया। जब मैं दोनों जोड़ दूंगा तो ये कौन से मार्क्स हो गए, उसके पास से। तो पास मार्क्स उसके कितने थे, 35%, ठीक है। 35% इजक्वल टू 80 प्लस 25। अब 35% को कैसे लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 100, ये एक ही टर्म है, ये कैसे हो जाएगा, 80 प्लस 25 कितना हो गया, 105। 80 प्लस 105 हो गया, ठीक है। 105 के साथ डिवाइड हो रहा है 35 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम कैसे लिखेंगे, 105 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 35। तो यही, ठीक है। ये देखो वापस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो आपका परसेंटेज का ही कंसेप्ट है, बस इसने लैंग्वेज में पूछा है। आपको लैंग्वेज समझनी है कि एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा कंसेप्ट अपना परसेंटेज के रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब हमारे जो नेक्स्ट 2-4 टॉपिक होंगे वो परसेंटेज से लिंक्ड रहेंगे, यानी बेसिक उनका जो है परसेंटेज ही रहेगा। जैसे इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो ये सारे परसेंटेज से ही लिंक्ड है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था परसेंटेज। यही कंसेप्ट जो है हमारे आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।